अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पे। इससे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था या सेकंड लेक्चर में जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, तो वो उसमें हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट है क्या, इन्वायरमेंटल साइंस है क्या। उसके बाद हमने उसकी जो है ना रिलेशन डिफाइन किया उसकी डिफरेंट फील्ड्स के साथ। उसके बाद हमने उसे जो है ना डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेरिएशन थ्रू द टाइम, कि किस किस तरह से वेरिएशंस आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की हमने और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की भी बात की। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि समझना ज़रूरी है। सबसे पहली जो है वो है नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल है क्या? नेचुरल कैपिटल ये आप यहाँ पे अगर देखें तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है, नेचुरल रिसोर्सेज प्लस इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो क्या होगा? नेचुरल कैपिटल। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? मटेरियल्स एंड एनर्जी इन नेचर दैट आर एसेंशियल आर यूजफुल टू ह्यूमन। ये एनर्जी या मटेरियल जो कि नेचुरली हमारे पास हैं हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी जो है ना डेली लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, वो हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हैं? कि ये जो नेचर है इसका किस तरह से फंक्शन कर सकती है, मतलब इसको किस तरह से हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करके फंक्शनलाइज करवा सकते हैं, सच एज प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर विच सपोर्ट लाइफ एंड ह्यूमन इकोनॉमीज। कि उसका अगर हम वाटर को प्योरीफाई करेंगे या एयर को प्योरीफाई करेंगे तो वो क्या होगा कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो जाएगा, हमारे हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी, और अगर इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट ये एक पिक्चर ऐड की गई है जिसमें बताया गया कि नेचुरल कैपिटल क्या है, ठीक है। और नेचुरल कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज प्लस इकोसिस्टम सर्विसेज को मिला के। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज नीचे दिए हुए हैं कि कौन कौन से हैं, जिसमें आपके पास एयर है, वाटर है, उसके अलावा सॉइल है, लैंड है, लाइफ जिसमें बायोडाइवर्सिटी आ सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये सारे आपके पास जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हैं इन रिसोर्सेज की? वो है जी एयर प्योरिफिकेशन, क्लाइमेट कंट्रोल, यूवी प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर जिसे हम कहते हैं। वाटर के वाटर प्योरिफिकेशन या वेस्ट ट्रीटमेंट, जो कि वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको ट्रीट करते हैं। सॉइल में सॉइल रिन्यूअल है, आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है ना फर्टिलाइज़र यूज़ करें ताकि आपकी जो है फसलें वो बेहतर से बेहतर होती जाएँ। लैंड में हमारे पास आता है जी फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिएंट साइकिल। लाइफ बायोडाइवर्सिटी, लाइफ बायोडाइवर्सिटी में पॉपुलेशन कंट्रोल, इसके अलावा आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो हैं सन सोलर एनर्जी जिसे हम कहते हैं, विंड एनर्जी है, या हाइड्रो पावर एनर्जी जिससे हम कहते हैं कि वाटर फ्लोज, तो उसके ज़रिए हम जो है ना एनर्जी जो यूज़ करते हैं। दीज ऑल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो हैं वो 4 हैं, जिसका सबसे पहले है रिलायंस ऑन सोलर एनर्जी। अगर आपको सस्टेनेबिलिटी लानी है तो आपको सोलर एनर्जी पर रिलाई आप करना पड़ेगा। द सन वार्म्स द प्लैनेट एंड सपोर्ट्स फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय प्लांट्स। सन जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है वो एज अ फोटोसिंथेसिस, जो कि हम शुरू से 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, जो कि वो अपने लिए भी फूड तैयार करते हैं और हमारे लिए भी करते हैं। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि ऑल द लिविंग थिंग, वैरायटी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग ऑन द अर्थ, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लाइफ है, जिराफ से लेकर सिंपल छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक,
जो अपना पार्ट प्ले कर रही है इस हमारे इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए, वो सारा बायोडाइवर्सिटी में आएगा, ठीक है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी की जो है ना इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ज़रिए जो है ना चेंजेस थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री रही है कि ये चेंजेस आती रही हैं बायोडाइवर्सिटी में। समटाइम्स आप कह सकते हैं कि अमेज़न फायर एक एग्जांपल है हमारे पास। तो उसकी वजह से जो लाइफ को नुकसान पहुंचा, जो हमारे पास हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या दूसरे जो जानवर हैं वो काफ़ी सारे जो है ना इसकी नज़र हो गए। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन जैसे हमें पता है कि बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट स्पीशीज प्लेसेस ऑन अ लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये एक हमें लिमिट लगा देते हैं कि अगर आप पॉपुलेशन इससे ज़्यादा होगी आपकी पॉपुलेशन, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना आपके सस्टेनेबल सिस्टम जो है ना वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी विद टू मीट द रिक्वायरमेंट, टू मीट द रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। लास्ट जो हमारे पास है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। नेचुरल प्रोसेसेस recycle chemicals that plants and animals need to stay alive and reproduce। नेचुरल जो प्रोसेस हैं वो प्लांट्स को या एनिमल्स जो यूज़ करते हैं वो केमिकल्स के थ्रू उन प्रोसेस को रिसाइकल करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। देयर इज़ लिटिल और नो वेस्ट इन नेचुरल सिस्टम। जो नेचुरल सिस्टम है उसमें हमारे पास वेस्ट या तो सिरे से है ही नहीं या बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये आप अगर पिक्चर पे गौर करें तो एक प्लांट है, ट्री है कोई, उसमें जो है ना एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक मैटर हैं इन एनिमल। तो ये जब ग्रास वगैरह या घास वगैरह एनिमल्स खाते हैं, फिर उनका जो वेस्ट है वो ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल की फॉर्म में हमारे पास आता है और फिर उसकी डिकम्पोजिशन होती है, और ये फिर फीड जो है ना ये डिकम्पोजिशन एज अ फीड हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। प्लांट्स के रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, और फिर जो है ना वो एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट इनटू ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट्स। तो ये सारा साइकिल इस तरह से चलता रहता है कंटिन्यूसली। ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि रिलायंस ऑन सोलर एनर्जी पे अगर हम रिलाई करें, बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट वैरायटी है लाइफ की। उसके अलावा ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग है, ये एक अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तभी हमें ये सस्टेनेबल सिस्टम अचीव हो सकेगा। अब सस्टेनेबिलिटी एम्फेसिस क्या है और हमारा करंट एम्फेसिस क्या है? करंट एम्फेसिस है हमारा जी पोल्यूशन क्लीनर, पोल्यूशन से क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन सस्टेनेबल एम्फेसिस क्या कहता है कि हमें पोल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंशन जितनी होगी उतना हमारे पास जो है ना पोल्यूशन क्लीन अप होगा। सिमिलरली वेस्ट डिस्पोजल है कि मतलब उसे जला दें या दफन कर दें, लेकिन वो सस्टेनेबल एम्फेसिस क्या कहता है कि वेस्ट प्रिवेंशन होनी चाहिए, ना कि वेस्ट डिस्पोजल। प्रोटेक्टिंग स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें, और ये कहते हैं कि हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। नेक्स्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसमें है कि एनवायरमेंटल को रिस्टोर करें आप। इंक्रीजिंग रिसोर्स यूज़, इसमें है जी लेस रिसोर्स वेस्ट। ये रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तभी हम जो है ना आप करंट जो एम्फेसिस है, जो हमारी करंट रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, जो सप्लाई है, उसको हम मीट कर सकें। जबकि सस्टेनेबल एम्फेसिस क्या कहता है कि लेस रिसोर्स वेस्ट, जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और उसके ज़रिए जो हम वेस्ट हमारा जा रहा है वो कम से कम करें। तो अगर वेस्ट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सस्टेनेबल सिस्टम की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगी। एक है जी पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ये कंसर्न है। हम उससे क्या कर सकते हैं कि अब पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करें, एक स्टेबल सिस्टम में एक पॉलिसीज बनाएं, जिस तरह चाइना ने की थी 2 चाइल्ड पॉलिसी।
Although it works, it then later on had adverse effect on their economy and now they are suffering. But इस तरह से भी हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग. डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन नेचुरल कैपिटल. इसमें क्या है जी, प्रोटेक्टिंग नेचुरल कैपिटल. जो नेचुरल कैपिटल है उसको आप अगर प्रोटेक्ट कर लें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारे पास स्टेबल सिस्टम की तरफ मूवमेंट करवा सकता है. ये जी नेक्स्ट है जी, अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कोई हम आइडेंटिफाई करें तो उसको उसके ऊपर इन्वायरमेंटल डिसीजन कैसे ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है उसको आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, गैदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. उसके बारे में आप डाटा इकट्ठा करें, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स रीड करें, जो मर्जी इंटरनेट से गूगल करें, आप उसका डाटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें. नेक्स्ट क्या है, अब आपने आपके पास इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, आपको प्रॉब्लम का पता चल गया. ये डाटा भी इसलिए भी इकट्ठे करते हैं ताकि अब ये ना हो कि जो हम सोच रहे हैं उसका सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, ये प्रॉब्लम ना हो, हम उसे यूटिलाइज करें. नेक्स्ट, अगर नहीं है तो फिर आपको प्रपोज करने पड़ेंगे सोल्यूशन. वन और मोर सोल्यूशन आप प्रपोज करें उसके लिए. नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच सोल्यूशन. जो सोल्यूशन आपने दिया है उसके लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों जो है ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप बताएं. इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये क्यों हम यूज कर सकते हैं. जब आपने डिसाइड कर लिया है सारा कुछ, अब इम्प्लीमेंट करें सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाएं. नेक्स्ट स्टेप जो 6 नंबर पे आता है वो है कि एवेलुएट द कंसिक्वेंसेस. इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसको आप एवेलुएट करें. एंड लास्टली, रिवाइज डिसीजन एज नीडेड. अगर आपका जो है, आपने जो डिसीजन लिया है, जो सोल्यूशन आपने प्रपोज किया है, वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, उसको जिस तरह आपने सोचा था उस तरह वो काम नहीं कर रहा, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा डिसीजन, उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी. तभी जाके आपको वो डिसीजन को जो है ना रिव्यू करने के बाद आप उसका सोल्यूशन प्रपोज करेंगे और फिर वो जो भी हमें प्रॉब्लम आ सकता है या आ रहा है उसका जो है ना उसे एरेडिकेट कर सकेंगे. ये केस स्टडी है, इन्वायरमेंट जो है हमने जो पढ़ी थी, अभी पढ़ा है. आइडेंटिफाई डिसीजन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन मेक अ डिसीजन. एक स्टडी है, केस स्टडी है कि यूएसए की एक स्टेट है टेनेसी, उस पर एक सिटी है चैटनोगा. जो चैटनोगा को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी और बिजनेस लीडर्स जो थे, सिटीजन थे, इन सब ने जो है ना 1960s में ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये दुनिया का सबसे डर्टीएस्ट ईयर है, दुनिया की सबसे डर्टीएस्ट ईयर जिस सिटी में पाई जाती है वो चैटनोगा है. उसके बाद जो है ना इतनी ये डर्टीएस्ट सिटी था कि समटाइम्स आपको अगर बाहर जाना भी है दिन के टाइम तो आपको गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके जाना पड़ता था. इतना मतलब स्मोगी सिटी हो गया था ये. एक रिवर है जो टेनेसी रिवर के नाम से है, वो सिटी के अंदर ही फ्लो करता है और जो बबल और टॉक्सिक वेस्ट है वो उसके अंदर ही जा रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर था ये. तो जिसकी वजह से जो एरिया था, जो आबादी थी वहाँ की, वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासर हुई और उनके जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ गई. तो फिर ये सारे सिटीजन्स ने मिलकर, बिजनेस लीडर्स ने मिलकर और ऑफिशियल्स ने मिलकर एक डिसाइड किया कि इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. फिर उन्होंने एक जो है इन्वायरमेंटल मेन जो प्रॉब्लम्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, फिर एक गोल सेट किए कि और कि ये प्रॉब्लम हम यहाँ इतने अरसे में सॉल्व कर सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसकी डिफरेंट आइडियाज़ लिए गए और उनके सॉल्यूशंस प्रपोज जो उन्होंने किए उस पर गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने एक कुछ सॉल्यूशन प्रपोज किए और उस पर काम करना शुरू कर दिया. और बाय द एंड ऑफ 1995 चैटनोगा जो था अपने वो जो उन्होंने गोल सेट किए थे उसको ऑलमोस्ट मीट कर चुका था, जो उन्होंने इस सिटी को बेहतर करने के लिए किए थे. द सिटी हैज़
encourage zero emission industries to locate there and replace its diesel buses with a fleet of quite नो इमिशन इलेक्ट्रिक बसेस। जो डीजल बसेस थी उनको उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी इमिशन 0% थी, ठीक है। और ये उन्होंने मेड बाय लोकल फर्म, इससे उनकी जो है ना इकोनॉमी भी बेहतर हुई, ये भी एक इम्पैक्ट था। जो सिटीजन थे उन्होंने गार्बेज जो उनका था वो उन्होंने एक ही जगह पे इकट्ठा करके जो है ना रखना शुरू कर दिया। वो आके सिटीजन जिनकी ड्यूटी थी वो आके ले जाते थे और उन्हें एक जो है ना स्पेसिफिक जगह पे बर्न करते थे या उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे। Another project involved renovating much of the city's low-income housing and building a new income rental unit. जो लो इनकम हाउसेस थे उनको उन्होंने रेनोवेट किया और उनको नए रेंटल यूनिट्स दिए रहने के लिए। और in 1989 the level of the 7 major air pollutants in the Chattanooga have been lowered than those required by the federal standard. जो 1989 में उन्होंने जब इसे रिव्यू किया तो एयर पोल्यूटेंट जो 7 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स थे उनकी मिकदार जो थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने या फेडरल जो स्टैंडर्ड्स थे मेंशन थे उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो दिस इज़ द सक्सेस ऑफ चैटनोवा एनवायरमेंटल सक्सेस स्टोरी। एक केस स्टडी है हमारे पास कि किस तरह से हम अगर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सोल्यूशन प्रपोज करें और बेहतरी ला सकें। नाउ वी कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच इज आवर मेजर टॉपिक टुडे। 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर जो कि है जिसमें एयर और गैस है, हाइड्रोस्फेयर है जो कि लिक्विड है हमारे पास, और जियोस्फेयर है जिसमें सॉलिड है, और फिर हमारे पास बायोस्फेयर आ जाता है। तो अब हम इन्हें जो है ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट इन्वेलप द अर्थ। एक थिन लेयर है गैसेस की जो कि अर्थ को लपेटे हुए है, ठीक है। और ये गैसेस हमेशा या तो मोशन में रहती हैं या राइजिंग में होती हैं या फिर फॉलिंग में होती हैं, लेकिन ऑल द टाइम इट इज इन मोशन। इसकी जो पहली है स्फीयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की पहली जो है लेयर है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर है, फिर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आती है, उसके बाद मेसोस्फेयर आ जाती है, एंड देन थर्मोस्फेयर, एंड आफ्टर दैट एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ द एयर दैट वी ब्रीथ कंसिस्ट ऑफ मोस्टली। ट्रोपोस्फेयर में जो है ना मोस्टली एयर है जो कि हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो वो जो है ना उसमें नाइट्रोजन 78% है हमारे पास। इस तरह ऑक्सीजन जो है वो 21% है। बाकी 1 रिमेनिंग % जो है हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड मीथेन एक्सेट्रा। ये रीजन्स उनके एल्टीट्यूड की रेंज, टेम्परेचर रेंज और फिर इम्पॉर्टेंट केमिकल स्पीशीज। ट्रोपोस्फेयर एल्टीट्यूड जो है उसका 0 से 20 किलोमीटर है। टेम्परेचर रेंज जो है उसकी 15 to -56 डिग्री सेल्सियस है। और इसके जो इम्पोर्टेंट केमिकल स्पीशीज हैं उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। स्ट्रेटोस्फेयर में अगर हम चले जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास ये इसका एल्टीट्यूड बढ़ जाता है 20 से 50 और टेम्परेचर इसका -56 से -2 डिग्री पे आ जाता है। और ओजोन लेयर, ओजोन एक जो है ना इम्पोर्टेंट केमिकल स्पीशीज है। मेसोस्फेयर पे अगर हम जाएं तो 50 to 80 किलोमीटर की रेंज, टेम्परेचर इसका -2 से -92 डिग्री, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड ये है। थर्मोस्फेयर में अगर आप चले जाएं तो वो उसके एल्टीट्यूड की रेंज काफ़ी बढ़ जाती है, 85 से 500 किलोमीटर तक चली जाती है, और उसका टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है ना, -92 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। और इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड मेजर केमिकल स्पीशीज हैं। हाइड्रोस्फेयर है
हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। हाइड्रोस्फीयर हमारे पास ज़मीन पर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं ना, उसका मिलाप है, जिसमें हमारे पास ओशंस हैं, सीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, और ये तकरीबन 70% जो है ना अर्थ सरफेस का है वो हाइड्रोस्फीयर पे मुश्तमिल है। और इस 70% में से 97.5% ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ इन द ओशन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट वाटर। जो 97.5% हमारे पास जो पानी है वो जो है वो समंदर की फॉर्म में है, और जो कि नमकीन पानी है, वो पीने के काबिल नहीं है। बाकी जो 2.5% रह गया हमारे पास, ये एक फ्रेश वाटर है हमारे पास, जो कि हम यूटिलाइज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। और ये 2.5% में से 30% जो है, 31% ऑलमोस्ट जो है ग्राउंड वाटर है, और 68.9% जो है ये फ्रोजन फॉर्म में है, जो कि ग्लेशियर्स है, और 0.3% अवेलेबल इन रिवर्स और रिजर्वायर। वाटर साइकिल अगर हम देखें तो ये इस तरह से है कि जो है ना, वाटर स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो। स्नो या आइस की फॉर्म में होती है, फिर उसकी प्रेसिपिटेशन होने की वजह से स्नो मेल्ट होती है और रन ऑफ स्ट्रीम्स हो जाती है। जो है ना, स्ट्रीम्स के ज़रिए ये पानी बहता हुआ पहाड़ों से नीचे ग्राउंड की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसमें एक जो इसकी है इनफिल्ट्रेशन कहते हैं हम इसे, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है, जिससे हम फिर जो है ना अपने डेली लाइफ के लिए भी यूज़ करते हैं। स्प्रिंग्स है, फ्रेश वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ करवा लेते हैं हम इसको। और बाकी जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है वो ज़मीन के रास्ते से होता हुआ सीधा समंदर में चला जाता है, और ये फिर उसका समंदर में जाने के बाद इसकी क्या होती है, जो सरफेस पे रन ऑफ है उसकी एवेपोरेशन होने के बाद वो फिर जो है एटमॉस्फेयर में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली जो समंदर का पानी है उसकी एवेपोरेशन के बाद उसकी कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन के बाद वो जो है ना वाटर स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर, कंडेंसेट होके वो एटमॉस्फेयर में स्टोर हो जाएगा, और फिर वो जो है ना हमारा साइकिल चल पड़ेगा कि वाटर मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगी, स्नो मेल्ट होगी, और फिर ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। थर्ड है हमारे पास जियोस्फीयर। The geosphere consists of Earth's intensely hot core, the thick mantle composed of mostly rocks and thin outer crust. ये जो जियोस्फीयर है ये एक हमारे पास बहुत ज़्यादा हॉट कोर है, जो हमारा ये एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। एक थिक मेंटल होती है रॉक्स की, या फिर आउटर क्रस्ट जो उसकी है, उसकी वो एक थिन थिक मेंटल होती है, जो कंपोज्ड ऑफ रॉक्स होती है या फिर थिन आउटर क्रस्ट होती है। मोस्ट ऑफ द जियोस्फीयर इज लोकेटेड इन द अर्थ्स इंटीरियर। इट्स अपर पोर्शन कंटेन्स नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स दैट वी यूज। इसका जो अपर पोर्शन है वो जो है ना मिनरल्स हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, एज वेल एज द renewable soil chemicals that organisms need to order to live, grow and reproduce. Biosphere, lastly हमारे पास है biosphere. Biosphere refers to all the regions on the earth where life exists. जहाँ जहाँ भी ज़मीन पर पूरा अर्थ पर जिंदगी है, जिसे हम लाइफ कहते हैं, वो सारा का सारा रेफर करता है बायोस्फीयर में। इसमें इकोसिस्टम रेफर करते हैं हमारे पास लाइफ क्या हो सकती है, सॉइल हो, एयर है, वाटर है और लैंड है, जिस तरह की मर्जी है। ये आप देख सकते हैं कि अगर हम मेराइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सी क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स इन द एयर हैं, जिसमें हम एयर की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी बात कर सकते हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स इन द ग्राउंड, वेजिटेशन हो गई है हमारे पास, डेड प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। So they all counts in the biosphere. This thin layer of Earth extends from about 9 kilometer above the Earth's surface down to the bottom of the ocean. तकरीबन 9 किलोमीटर से अब अर्थ सरफेस से ऊपर से लेकर हमारे पास जो है ये ओशन की बॉटम तक, ये सारे के सारे हमारे पास
biosphere. It includes the lower part of the atmosphere, most of the hydrosphere and uppermost of the geosphere. एटमॉस्फेयर का ये लोएस्ट पार्ट है और हाइड्रोस्फीयर इसमें ऑलमोस्ट आ जाता है और अपर मोस्ट पार्ट जो जियोस्फीयर का है वो भी बायोस्फीयर में काउंट होता है। अब नेक्स्ट ये आप इसकी डिफरेंट आप जो है ना देख सकते हैं कि इसमें जियोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, इसमें वाटर है, क्रस्ट, सॉइल और रॉक्स हो गई। एटमॉस्फेयर ऊपर चले जाएं अगर हम तो एयर है, फिर बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। So they all are in a single slide. तो ये आज का जो है ना हमारा लेक्चर था। ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स के बारे में।